नमस्कार साथियों, एक बार फिर से दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको पता है हमने राजस्थान की जो इतिहास और कला संस्कृति की जो कक्षा 10वीं की जो पुस्तक थी, इसके शॉर्ट नोट्स आप लोगों के सामने तैयार किए थे। और आज का हमारा दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 रहने वाला है, अध्याय 1 से संबंधित, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में और गुहिल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां से कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। वर्तमान में दोस्तों इन्हें मूल किताबें माने जाता है। आरपीएससी और आरएमएसएस के अनुसार लेब असिस्टेंट में अभी हाल ही में 50 क्वेश्चन आए थे, लगभग दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन ईडीसी किताब में से पूछे गए थे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अगर आप एक बार इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो पहले पीडीएफ देख लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। बहुत ही शानदार पीडीएफ है, जो कि दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट रूट में आप लोगों के सामने लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। ओरिजिन ऑफ द राजपूत कहा जाता है दोस्तों, राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर ले। 647 ईस्वी की बात आती है, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती। कब की होती है दोस्तों? हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन वही व्यक्ति दोस्तों, जब हमने आप लोगों से भारतीय इतिहास में चर्चा की थी, कन्नौज के दोस्तों एक शासक होते हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन, जिसकी मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि दोस्तों 7वीं जो शताब्दी है, इस 7वीं शताब्दी के मध्य में इसकी क्या होती है साहब जी, शुरू मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में भारत की जो राजनीतिक जो एकता थी ना, उस राजनीतिक एकता जो कि गुप्तों के समय थी, वो समाप्त होने लगती है। अर्थात जो पहले जो भारत था, वो संपूर्ण भारत एकजुट था, और उद्धव तो धीरे धीरे अब टुकड़ों में बंटने लग जाता है। टुकड़ों में बंटने लगा, अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि छोटे राज्यों का दोस्तों यहाँ पर उदय होता है। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य बने, जो कि आपस में क्या थे साहब जी, संघर्षरत थे। इनके एक दूसरे से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। कोई राज्य चाहता था मेरा राज्य बढ़ाओ, दूसरा व्यक्ति कहता था कि मेरा राज्य बढ़ाओ, तो आपस में संघर्ष करने लगे। उनमें से एक आता है राजपूत राजवंश। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभर के आए, वो क्या कहलाए साहब जी, वे कहलाए राजपूत राजवंश। राजपूत काल देखिएगा, इस चीज को गौर कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से आरपीएससी या आरएमएसएस द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राजपूत काल है, जो राजपूत काल है, ये पूर्व मध्य कालीन भारत की इतिहास की इन्हीं दोस्तों जो इतिहास है उसे ही, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। अर्थात मध्य काल जो है ना, उस मध्य काल का भी पूर्व मध्य काल। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो मध्यकालीन जो भारत है, ये जो मध्यकालीन जो भारत है, इसका भी पूर्व मध्य काल वाला जो भाग है ना, इसको राजपूत काल कहा गया है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली चीज हम यहाँ से चर्चा करें आप लोगों से, प्रसिद्ध इतिहासकारों के दोस्तों महत्वपूर्ण कथन आपको याद रखने। विंसेंट स्मिथ मोदी, दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखना कि राजपूतों के काल को विंसेंट मोदी ने कब से कब तक माना था, तो याद रखना कहा जाता है कि राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद, मैंने आप लोगों से चर्चा की कि हर्ष की जो मृत्यु होती है वो 647 ईस्वी में होती। कब होती है? 647 ईस्वी से लेकर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य, गौर कीजिएगा, 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक, यानी 7वीं शताब्दी का मध्य वाला क्या भाग होगा, शताब्दी आप जानते हो 601 से लगाकर जो 699 ईस्वी तक का जो समय कहलाता है, वो 7वीं शताब्दी कहलाता है। अब 7वीं शताब्दी का मध्य देखिए भाई साहब, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 647 ईस्वी में अगर इसकी मृत्यु होती तो क्या कहलाया, 7वीं शताब्दी का मध्य का समय। 12वीं शताब्दी की समाप्ति, अब 12वीं शताब्दी की समाप्ति, यानी मैं यूं कहूं कि 1101 से 1199 ईस्वी तक का जो समय होता है, इसे हम 12वीं शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब जी, 12वीं शताब्दी कहते हैं। अब देखिएगा 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का जो समय वो राजपूत युग कहलाया, मुसलमानों के आधिपत्य तक। आपको पता है 1192, 91 और 92 में तराइन का युद्ध होता है। क्या होता है? तराइन का युद्ध होता है। कब होता है साहब जी? 1191 और 92 ईस्वी में। 1292 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी होता है, वो राजस्थान के दोस्तों जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति थे, शासक थे, पृथ्वीराज तरते, उसको हरा देता है, और दोस्तों मुगल साम्राज्य की, या यूं कहें दोस्तों मुसलमानों का जो साम्राज्य था, उसको स्थापित करता है मोहम्मद गोरी। तो देखिएगा 1192, अर्थात यूं कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी का जो समाप्ति था, इस समय तक दोस्तों, यानी कि इन दोनों के बीच में जिस व्यक्तियों ने राजस्थान में शासन किया, वो राजपूत कहलाए। ये क्वेश्चन दोस्तों ये परिभाषा एग्जाम के द्वारा पूछी जा चुकी है। याद रखना कि जो विंसेंट जो स्मिथ मोदी आते हैं, इन्होंने राजपूत काल कब से कब तक माना था, तो 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक। याद रखना, इंपोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न बनता है कि आखिर राजपूत कौन थे? ये बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है।
आज दिन तक कोई भी दोस्तों ये सर्वमान्य सिद्ध कर ही नहीं पाया है कि राजपूत थे कौन। कौन थे भाई सब राजपूत? कोई व्यक्ति अलग परिभाषा देता है, कोई अलग परिभाषा देता है, लेकिन सर्वमान्य आज दिन तक कोई भी दे ही नहीं सका। तो ये उलझा हुआ प्रश्न है, विद्वानों ने अनेक मत दिए पर कोई भी मत अभी तक पूरी तरह से सर्वमान्य नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। अब एक व्यक्ति आते हैं राजस्थान के, जिनका नाम है जीएच ओझा। क्या नाम है साहब जी? जीएच ओझा, जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, जिनका अभी हाल ही में दोस्तों लेब असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जीएच ओझा का दोस्तों जो जन्म है वो कब होता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी चर्चा की थी कि जो जीएच ओझा थे इनका जन्म कब होता है। ठीक है, अब देखना जीएच ओझा की भी अगर आप लोगों से थोड़ी बहुत अगर आप लोगों से चर्चा करूं, इनका जन्म होता है सन 1863 ईस्वी में, जो कि लेब असिस्टेंट एग्जाम में अभी हाल ही में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। कहां पर होता है साहब जी? रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? रोहिड़ा जो गांव है ये कहां पर है साहब जी? ये दोस्तों सिरोही में, यहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, किनका होता है? जीएच ओझा का। और इनकी दो उपाधियां इनको अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, एक है महामोपाध्याय उपाधि और एक आती दोस्तों राय बहादुर की उपाधि। तो देखना जीएच ओझा को दोस्तों दो उपाधियां दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा साहब जी? अंग्रेजों के द्वारा। एक आती है महामोपाध्याय, महामोपाध्याय उपाधि, और एक आती है राय बहादुर की उपाधि। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि। तो ये दोनों उपाधियां आप लोगों को याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ भी लिखा था, ये भी आप लोग जानते होंगे दोस्तों। चलिए, जीएच ओझा ने क्या कहा राजपूतों के बारे में? राजपूतों के बारे में जीएच ओझा ये कहते हैं कि राजपूत शब्द नया नहीं है। अर्थात यूं कहा इन्होंने कि ये जो राजपूत शब्द ये बहुत पहले से चला आ रहा है, प्राचीन ग्रंथों में भी इसका व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। ऐसा कौन कहते हैं? जीएच ओझा कहते हैं। और जीएच ओझा ने भारत प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ भी लिखा था, जिनमें कहा कि राजपूत शब्द नया नहीं है, ये इसका जो प्राचीन ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। अब इन्होंने दोस्तों तर्क दिया साहब, इन्होंने क्या दिया साहब जी? तर्क दिया कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र आता है, चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। देखिएगा, नाम ही इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर? राजनीति के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, राजनीतिक ग्रंथ है, इस चीज को आपको याद रखना है। कालिदास के दोस्तों जो नाटक है, कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखे गए थे, तीन नाटक बहुत ही फेमस है इनके। और बाणभट्ट, ये बाणभट्ट वही व्यक्ति है जो कि हर्षवर्धन का दरबारी व्यक्ति था। कौन था दोस्तों? बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दोस्तों जो दरबारी व्यक्ति था। इसके द्वारा हर्ष चरित्र लिखी जाती है और कादम्बरी नामक रचना लिखी जाती है। इनमें, इन ग्रंथों में, अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में और बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में और कादम्बरी नामक जो रचना थी, इनमें राजपूत शब्द देखने को मिलता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते साहब जी जीएच ओझा के द्वारा कहा जाता है। तो रोहिड़ा गांव जो सिरोही में इनका जन्म होता है। अब एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हेनसांग। कौन आते हैं साहब जी? हेनसांग, जो कि चीनी यात्री थे। चीनी यात्री हेनसांग ने कहा कि इन्होंने भी राजाओं को कहीं पर क्षत्रिय और कहीं पर राजपूत लिखा है। कौन लिखते हैं? हेनसांग भी जो राजपूत जो राजा थे उन्हें कहीं पर क्षत्रिय तो कहीं पर राजपूत लिखते हैं। अगली चीज देखिएगा, आलोचनात्मक बिंदु। ठीक है, डॉक्टर ओझा का ये कथन, ये मत सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के आने से पहले भी राजपूत शब्दों का प्रयोग जाति के रूप में नहीं मिलता था। कौन कहता है? जीएच ओझा का जो ये मत है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के आने से पहले भी दोस्तों जो राजपूत शब्द है जाति के रूप में प्रयोग नहीं मिलता है। ठीक है, उस तथ्यों का दोस्तों जो शासकों की चर्चा करें, उस समय शासक वर्ग यानी कि क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग देखने को होता था। गौर कीजिएगा, क्षत्रिय, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुसलमानों के आगमन से पहले, मुसलमानों के आगमन से पहले जो राजपूत थे इनके लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता था? साहब जी राजपुत्र, राजपूत नहीं राजपुत्र शब्द देखने को मिलता। ये चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अगला देखिएगा कि वैदिक आर्यों के संतान। अब दोस्तों राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कौन मानते हैं? नंबर एक की दोस्तों इस चीज के समर्थक आते हैं जिनका नाम है जीएच ओझा। कौन आते हैं दोस्तों? जीएच ओझा, गौरीशंकर ओझा, जिनका जन्म सन 1863 ईस्वी में, ठीक है, सिरोही राज्य के रोहिड़ा गांव में होता है। और एक आते हैं दोस्तों सीवी वेद। ये सीवी वेद वही व्यक्ति जिन्होंने गुहिल वंश के जो शासक थे बप्पा रावल, जिनको एक उपाधि दीजिए, कमेंट में बताइएगा कि बप्पा रावल को सीवी वेद के द्वारा क्या कहा गया था। और ये सीवी वेद वही व्यक्ति है। ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा, मूल मत, ये राजपूतों को भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। कौन मानते हैं?
वैदिक दोस्तों जो जीएच ओझा है और जो सीवी वेद है, उन्होंने कहा कि जो राजपूत थे वो क्षत्रिय वर्ण के राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं, अर्थात ये वैदिक जो आर्यों की जो संतान मानते हैं। तर्क और समानता इन्होंने क्या दी, इन्होंने तर्क और समानता ये दी कि जो प्राचीन समय में जो वैदिक काल के जो आर्य थे, जो वैदिक काल के जो आर्य थे और राजपूतों में प्लस राजपूतों में क्या क्या समानता इन्होंने द्वारा बताई गई कि पूजा पद्धति, राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व इनके घोड़े रखते थे, प्लस अस्त्रों की पूजा भी करते थे। भाई साहब तलवारें रखते थे और ये घोड़ा आप लोग देख सकते हो, इनके राजपूत भी आर्यों की तरह दोस्तों क्या रखते थे, घोड़े रखते थे और उनके साथ में क्या करते थे, अस्त्र शस्त्र भी रखते होंगे। यज्ञ और बलि इनकी समानता बताई, प्राचीन आर्यों की बात ये अज्ञे भी यज्ञ हवन कुंड करते थे और प्लस बलि की दोस्तों में इनका गहरा विश्वास था, किनका, राजपूतों का। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि राजस्थान का जयपुर का एक ऐसा शासक जिसने सबसे बाद में अश्वमेध यज्ञ किया था, कौन था, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट में बताइएगा कि ये राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंतिम रूप से अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, पूजा की चर्चा की, यज्ञ और बलि की चर्चा की मैंने आप लोगों से। अगली में चर्चा करता हूं शारीरिक गठन के बारे में। इनका सुडौल शरीर था, इनका जो शरीर था वो सुडौल शरीर था, लंबी नाक और लंबा सिर दो तो प्रमाणित करता है कि वे आर्य की ही संतान थे। कौन दोस्तों, जो राजपूत थे उनका सुडौल शरीर था, अर्थात हट्टे खट्टे व्यक्ति थे। नाक कैसी थी साहब जी, नाक लंबी वाली नाक थी, किनकी, राजपूतों की। किसकी तरह साहब जी, आर्यों की तरह। लंबा सिर था, जो सिर था वो बहुत ही लंबा था, कैसा था साहब जी, लंबा सिर था, लंबी नाक थी और सुडौल शरीर था, किसकी तरह, आर्यों की तरह। कोई किसका साहब जी, राजपूतों का। कौन कहते हैं, जीएच ओझा कहते हैं और सीवी वेद इस चीज को कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं अब अगली चीज के बारे में। अब अग्निकुंड से उत्पन्न, ठीक है दोस्तों, अग्निकुंड की थ्योरी क्या कहती है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दोस्तों चंद्रबरदाई, ठीक है। चंद्रबरदाई के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, जिसके ऊपर मैंने लगभग आपसे दोस्तों 20 मिनट का एक वीडियो भी दोस्तों अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखा है तो उसे जाकर देखे। पृथ्वीराज रासो से आजकल दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रश्न बनाए जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा भी और आरएमएसएसबी के द्वारा भी, आप उसे जाकर देखें। बहुत ही शानदार वीडियो हमने डिजिटल इमेज के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत किया है। तो चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी व्यक्ति थे, जिनके द्वारा दोस्तों एक पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा जाता है। चंद्रबरदाई की मैं आप लोगों से बात करूं तो इनका मूल नाम बल्लादी भट्ट देखने को मिलता है, लाहौर में इनका जन्म होता है और ये दोस्तों कहा जाता है कि पृथ्वीराज समय के समय ही जन्म होता है और इनके साथ में इनकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज रासो का दोस्तों जो स्रोत है, पृथ्वीराज जो रासो है वो इस बात को मानता है, किसको, कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, स्थान क्या मानता है, आबू पर्वत। आबू पर्वत वर्तमान में कहा है साहब जी, ये सिरोए में स्थित है। कहा है साहब जी, सिरोए में। आबू पर्वत पर दोस्तों कहा जाता है कि प्राचीन समय में विश्वामित्र नाम के दोस्तों एक ऋषि हुए थे, गौतम नाम के ऋषि हुए थे और अगस्त्य नामक जो ऋषि हुए थे, ये धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कौन साहब जी, विश्वामित्र, ऋषि गौतम और ऋषि अगस्त्य क्या करते थे साहब जी, धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। बाद में हुआ था क्या था कि दोस्तों जब ये अनुष्ठान करते थे ना, तो इनमें जो राक्षस जो व्यक्ति थे, वो राक्षस क्या होते हैं, राक्षस के द्वारा इनमें मांस, हड्डी प्लस मल मूत्र इसमें डालकर अनुष्ठान को अपवित्र कर देते। आपने अगर रामायण देखी होगी दोस्तों, तो जब भगवान जो श्री राम होते हैं उनको दोस्तों एक ऋषि के द्वारा जंगल में ले जाया जाता है और जब वो हवन करते हैं ना, तो राक्षस आते हैं, उनके जो हवन होता है ना उसको भंग करने की कोशिश करते हैं। उसमें कभी तो मल मूत्र डालते हैं, कभी दोस्तों मांस डाल देते, कभी हड्डियां डाल देते। तो भगवान राम और लक्ष्मण होते हैं उन राक्षसों का संहार करते हैं। उसी प्रकार से राजस्थान में भी इस प्रकार की क्रियाकलाप हुए होंगे। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है पृथ्वीराज नामक रासो। अब यह हुआ कि जो ऋषि थे वो परेशान हो गए साहब जी, किससे परेशान हो गए, राक्षसों से। तो योद्धाओं की उत्पत्ति, मुनि कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, किस व्यक्ति के द्वारा, मुनि वशिष्ठ के द्वारा, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, न कि विश्वामित्र के द्वारा, न कि गौतम के द्वारा, न कि ऋषि अगस्त्य के द्वारा, बल्कि किसके द्वारा साहब जी, ऋषि जो मुनि थे जिनका नाम है वशिष्ठ मुनि ने राक्षसों से निपटने हेतु हवन किया। एक हवन कुंड मस्तों का झुंड, आपने गाना भी सुना होगा, हवन कुंड मस्तों का झुंड, बहुत ही फेमस गाना है दोस्तों, पूरे भारत का दोस्तों, उसने बॉलीवुड पर राज किया है। तो ये जो हवन कुंड है दोस्तों, इससे योद्धा उत्पन्न किए जाते हैं। कितने योद्धा भाई साहब, 4 योद्धा उत्पन्न किए गए। चारों का चौरों का क्रम भी आप लोगों को देखना है। सबसे कौन होते हैं, सबसे पहले आते हैं परमार। कौन आते हैं, परमार नामक दोस्तों राजपूतों को उत्पन्न किया जाता है। सेकंड नंबर पर आते हैं चालुक्य, नंबर 3 आता है प्रतिहार और नंबर दोस्तों जो 4 पे आते हैं वो आते हैं साहब जी चौहान। कौन आते हैं,
चौहान, इनकी एक ट्रिक लगा लीजिए दोस्तों, पचापच, ठीक है, पचा पचा पचो, ठीक है, पचा पचो, आप ये ट्रिक याद रखना दोस्तों। ये क्रम है दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति का। सबसे पहले परमार उत्पन्न होते हैं, फिर दोस्तों चालुक्य उत्पन्न होते हैं, फिर प्रतिहार उत्पन्न होते हैं, और अंत में दोस्तों सबसे जो शक्तिशाली हुए थे, सबसे पावरफुल जो योद्धा उत्पन्न किए वो थे भाई साहब कौन साहब जी, वो थे चौहान। कौन थे सोची? चौहान, यानी जिन चौहान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, चौथा योद्धा, जब तीनों रक्षा, तीनों का मतलब एक है दोस्तों परमार, एक दोस्त था चालुक्य, चालुक्य, और एक बना दोस्तों प्रतिहार, प्रतिहार। जब ये तीनों रक्षा में असमर्थ रहे, अर्थात ये दोस्तों राक्षसों को नहीं रोक पाए, प्रतिहार भी नहीं, चालुक्य भी नहीं, और परमार भी नहीं, चालुक्य भी नहीं, और प्रतिहार भी नहीं, जब ये राक्षसों को नहीं रोक पाए तो वशिष्ठ मुनि ने, किसने साहब जी? वशिष्ठ मुनि ने चौथा योद्धा, 4 नंबर का जो योद्धा था, जो कि सबसे अधिक ताकतवर था और दोस्तों हथियारों से सुसज्जित योद्धा उत्पन्न किया, जिसका नाम है भाई साहब चौहान, या इसे चाहमान कहा जाता है, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, और सबसे अंतिम में की जाती है। वैज्ञानिक साहित्यिक संकेत, अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये चीज वर्तमान समय में लागू ही हो, लागू नहीं हो सकती ना, क्योंकि वैज्ञानिक का जमाना है, साइंटिफिक दोस्तों थ्योरियां चल रही है आजकल। तो वैज्ञानिक साहित्यिक संकेत क्या कहते हैं कि विद्वानों का मानना है कि यह कथा शुद्धिकरण की घटना हो सकती है। किसकी घटना हो सकती है? शुद्धिकरण। अर्थात प्राचीन समय में अगर कोई जाति, उसे दोस्तों किसी विदेशी जनजातियों के द्वारा उसे दोस्तों भ्रष्ट कर दिया गया हो, और वो किसी साम्राज्य में उनका विलय हो गया हो, तो उनको पुनः अगर राजपूत बनाया जाता है तो उसकी दोस्तों घटना भी हो सकती है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से बात करूं, तो प्राचीन क्षत्रिय व्यक्ति जो थे, जो कि बौद्ध बन गए थे। आपको पता है वर्तमान में भारत में एक धर्म प्रचलित जिसका नाम है बौद्ध धर्म, जिसके महात्मा जो बुद्ध थे वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन भगवान जो बुद्ध थे ना, वो भी तो कहीं ना कहीं एक हिंदू ही थे, वो भी तो एक राजपूत थे, वो भी एक राजा थे, क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। ये साम्राज्य के शासक थे, राजकुमार थे भाई महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता है। क्या थे? शासक के पुत्र थे, क्षत्रिय व्यक्ति थे। लेकिन भगवान बाद में जो तो बुद्ध बन जाते, तो बुद्ध बने, जो बौद्ध बन गए, आदिवासी व्यक्ति जो कि भील और मीणा या विदेशी आक्रमणकारी शक, हूण, युचि को यज्ञ द्वारा शुद्ध कर क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया होगा। पंडित जी ने हवन किया, ओम भूर भूर स्वा, तुम सही हो जाओ, तुम शुद्ध हो जाओ। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है शुद्धिकरण की। भारत में एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। शुद्धि आंदोलन, ठीक है, इस चीज को आप लगाइएगा, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, आप कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये बात थी दोस्तों। अब बात करते हैं ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत, कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई होगी राजपूतों की। कौन मानते हैं? डी आर भंडारकर, ये व्यक्ति को नाम आपको याद रखना है, डी आर भंडारकर, इंपोर्टेंट है, आरपीएससी द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसके द्वारा? आरपीएससी के द्वारा, कि राजपूतों को किसने, ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति से सिद्धांत की दो तो थ्योरी दी थी, डी आर भंडारकर ने। और कौन से ब्राह्मण थे? नागर ब्राह्मण, ये बात आपको याद रखना है। सर्वप्रथम डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों को, गुहिल वंश के जो राजपूत थे जिसने मेवाड़ पर शासन किया था, उन्हें गुहिल वंश के राजपूतों को नागर ब्राह्मणों की संतान बताया था। नागर ब्राह्मणों से बताइए कौन व्यक्ति मानते हैं? डी आर भंडारकर। अगर आप इसके एक ट्रिक लगाना चाहो तो एक इसके ट्रिक लगा लीजिए साहब, कि जो ब्राह्मण व्यक्ति होते हैं इनके पास, आपको पता है ना, लाओ भैया जन्म से हम तुमके पाप धुलने, पैसा दो, काय दो, पैसा दो। पैसे का क्या बढ़ जाता है? भंडार। किसके पास में? ब्राह्मणों के पास में। तुम्हें मुक्ति चाहिए, पैसा दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पैसा दो, तुम्हारे पूर्वजों को शांति मिल जाएगी। तो पैसा ले लेकर इन ब्राह्मणों ने क्या कर लिया साहब जी? भंडार भर लिया। क्या भर लिया? भंडार। तो इस बात को आपको याद रखना है, ट्रिक है दोस्तों ये आप लोगों के लिए, कि डी आर जो भंडार करते, इन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो और उत्पत्ति किससे मानी थी? नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी थी। अब इन्होंने जो तो डी आर भंडारकर ने साक्ष्य कितने दिए? साक्ष्य नंबर 1 देते हैं, एक आता है बिजोलिया का शिलालेख। कौन देते हैं? डी आर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख का साक्ष्य देते हुआ कहा, इसमें जो वासुदेव जो चौहान है, वासुदेव जो चौहान है, जो कि दोस्तों अग्निकुंड के अनुसार चौथा राजा हुआ था, इसके उत्तराधिकारी हुआ था जिसका नाम है सामंत। दोस्तों देखिएगा, वासुदेव जो चौहान है इसका एक उत्तराधिकारी हुआ था जिसका नाम है क्या नाम है? सामंत। सामंत जो था ना, ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है साहब जी। क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में।
विज्जुअली शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी में लिखा जाता है। ठीक है, तो डी.आर. भंडारकर ये कहते हैं कि बिजोलिया शिलालेख में उत्कीर्ण है कि वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी जिसका नाम सामंत था वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। इस चीज को कौन मानते हैं? डी.आर. भंडारकर। इन्होंने दूसरा साक्ष्य क्या दिया? किसने? डी.आर. भंडारकर ने। तो दोस्तों भंडारकर, ठीक है, भंडारकर दूसरा साक्ष्य क्या देते? विवाह का। कौन सा भाई साहब? विवाह का। भविष्य में लगा लो ये क्वेश्चन, भविष्य में आप लोगों से पूछा जाएगा आरपीएससी के द्वारा। कौन सा? कि राजशेखर ब्राह्मण का विवाह, राजशेखर जो ब्राह्मण था ना, इसका विवाह अवंती की सुंदरी से हुआ था। किससे हुआ था? अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण माना जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि अवंती सुंदरी का दोस्तों जो विवाह है वो चौहानों के साथ में हुआ था, तो वो जो व्यक्ति था, जो राजा था, उसका नाम क्या है? उसका नाम था राजशेखर ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों दो साक्ष्य देते हैं। कौन देते हैं? डी.आर. भंडारकर। आइए चर्चा करते हैं मेवाड़ के संदर्भ में राजपूतों के बारे में। तो जो राजपूत थे, राजपूतों की उत्पत्ति, क्या चर्चा कर रहे हैं? अब चर्चा कर रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति। अब राजपूतों की उत्पत्ति देखे अगर मेवाड़ के अनुसार, किसके अनुसार साहब जी? मेवाड़ के अनुसार नंबर 1 शासक आते हैं जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है साहब जी? गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, शर्मा पंडित। ठीक है, गुहिलोतों को नागर जाति के, गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त की वंशज बताया है। याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों किस व्यक्ति के द्वारा गुहिलों को नागर जाति के गुहे दत्त की संतान बताया गया है। तो नागर जाति का जो ब्राह्मण गुहे दत्त था तो गोपीनाथ शर्मा मानते हैं। महाराणा कुंभा वही व्यक्ति जो कि मेवाड़ की दोस्तों धरा के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। महाराणा कुंभा, महाराणा सागा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह दोस्तों है ना, सारे के सारे मेवाड़ की धरती के राजा। महाराणा कुंभा इन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी, गीत गोविंद की टीका लिखी। इस गीत गोविंद की टीका में इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान था। इनकी जो महाराणा जो कुंभा है वो अपने दोस्तों जो कि अपने वंश के जो कि दो सबसे प्रतापी जो शासक हुए दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों गुहे दत्त, उनको नागर ब्राह्मण गुहे दत्त जो गुहिलोत है इनके संतान मानते हैं। कौन? महाराणा कुंभा अपनी गीत गोविंद की टीका में। और महाराणा कुंभा की जो रचना है वो भी दोस्तों आप लोगों से कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। लेकिन इस बात का खंडन करते हैं दशरथ शर्मा। कौन करते हैं साहब जी? अब जाइए चर्चा करते हैं दशरथ शर्मा के बारे में। दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को स्वीकार नहीं किया। किस मत को? कि जो राजपूत थे या जो मेवाड़ के जो राजपूत थे वह कहीं न कहीं ब्राह्मणों की संतान थे। इस मत का खंडन कौन करते हैं? दशरथ शर्मा खंडन करते हैं। ये लगा लीजिए क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में बनेगा भाई साहब, इंपोर्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा किस बात को मानते हैं? वे कहते हैं कि जो राजपूत थे अक्सर अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। कौन कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि जो राजपूत जो व्यक्ति थे वो अपने गोत्र को, यानी कि जो अपना जो पुरोहित का जो गोत्र होता था उसे अपना लेते थे, जिससे उनके ब्राह्मण होने का भ्रम पैदा हो जाता है। डॉक्टर शर्मा ने इस मत का तर्क सहित भी खंडन किया है। तर्क क्या दिया है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड का मत। अब दोस्तों विदेशियों की संतान, अब देखिएगा यहीं से दोस्तों अभी हाल ही में लेब असिस्टेंट एग्जाम के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें दोस्तों? लेब असिस्टेंट में यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 2026 में भी, जो अभी 9 या 10 मई को जो पेपर हुआ था ज्योग्राफी वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों राजपूतों को शक और सीतियन जाति के वंशज किस व्यक्ति के द्वारा माना गया है? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो ये वही दोस्तों चीज आप लोगों के सामने है कि कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना। ये बात आपको याद रखनी है। कौन मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड वही व्यक्ति जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को 10,000 हाथियों का बल, सॉरी 1000 घोड़ों का बल कहा था। कर्नल जेम्स टोड वही व्यक्ति जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में इन्हें घोड़े वाले बाबा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान के ऊपर तो कई प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, जिसमें 1829 में जो ग्रंथ लिखा गया, इसमें इन्होंने दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? राजस्थान या राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। अग्निकुंड का सहारा। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को आधार बनाकर इन्हीं विदेशी प्रमाणित करने का भी प्रमाण किया है। कर्नल जेम्स टोड ये मानते हैं कि जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत था, जो कि वशिष्ठ मुनि के अनुसार तो 4 व्यक्तियों को पैदा किया जाता है। नंबर 1 परमार, नंबर 2 परमार चालुक्य, नंबर 3 प्रतिहार, नंबर 4
चौहान। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सहारा कौन लेते हैं, कर्नल जेम्स टोड सहारा लेते हैं, और जो राजपूत व्यक्ति थे उन्हें विदेशी प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने जो जो राजपूत व्यक्ति थे इनको विदेशी प्रमाणित करने के लिए क्या तर्क दिया, आइए चर्चा करते हैं। 6वीं शताब्दी के आसपास ये विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, बिल्कुल सही बात है। 6वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो भारत आते हैं और राजस्थान की जो उत्तर पूर्वी जो उत्तर पश्चिमी की जो सीमा है वहां पर आक्रमण करते हैं। मैंने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले जो प्रथम एक वीडियो बनाया था मैं बात करूंगा दोस्तों उस वीडियो के बारे में। अगर आप लोगों ने राजस्थान का जो जो कक्षा 10वीं का जो पहला वीडियो है अगर वो जाकर नहीं देखा है तो उसे जाकर देखेगा। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीडियो में होगा, मेरे हिसाब से थर्ड वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये फोर्थ वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। कहा जाता है कि सिकंदर का आक्रमण होता है। कब? सिकंदर का आक्रमण होता है, और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया ना तो इस सिकंदर के आक्रमण के कारण कुछ जातियां थी, कुछ जनपद थे जो या जातियां थी जो कि सिकंदर के आक्रमण के कारण राजस्थान की ओर ट्रांसफर हुई थी। मैंने आप लोगों को 3 जातियों की चर्चा की थी जो कि राजस्थान आई थी सिकंदर के आक्रमण के कारण। एक थी अर्जुनायन जाति, क्या नाम है, अर्जुन नायन जाति। एक थी दोस्तों मालव जनपद जो मालव जाति थी, और एक आती योध्य जाति, क्या नाम है, योध्य जाति। तो ये 3 जातियां आपको याद रखनी। मैंने इसकी एक ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी दोस्तों, आ मा यो, क्या बताई थी मैंने, आमायु। ठीक है, अर्जुन नायन, मालव और योध्य। ठीक है, अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो सिकंदर के आक्रमण हुए होंगे, अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि 6ठी शताब्दी के आसपास भी विदेशी जातियों ने आक्रमण किए थे भारत के ऊपर, और शासक बने अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र होकर क्षत्रिय वर्ण में दोस्तों शामिल हो गए होंगे। कौन मानते? कर्नल जेम्स टोड मानते। किसका सहारा लेते हैं साहब जी? ये लेते अग्निकुंड का सहारा। अगला देखिए, टोड ने इनके ऊपर क्या समानता है बताइए। क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा भाई साहब, इंपोर्टेंट लगाओ। क्या बताओ कि कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को विदेशी या यानी शक या सीतियन माना था। क्या माना साहब जी? शक या सीतियन की दोस्तों वंशज माना या संतान माना, या उनके समान इनको माना है। किसको? राजपूतों को। इन्होंने क्या क्या चीजें बताई? कर्नल जेम्स टोड ने एक चीज बताई कि ये अशुभ पूजा करते थे। शक और जो सीतियन व्यक्ति थे ना, ये भी घोड़ों की पूजा करते थे, घोड़ों की पूजा करते थे। ये भी अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, अश्वमेध यज्ञ ये भी किया करते होंगे, घोड़ों की पूजा करते थे। साथ में अस्त्र शस्त्र भी रखते थे, अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते होंगे। ठीक है, तो राजपूत भी तो यही करते थे ना। कौन करते थे? राजपूत भी तो यही चीज करते थे, घोड़े भी रखते थे, हवन भी करते थे, प्लस अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते थे। समझ में आई आप लोगों को बात? इस वजह से जो कर्नल जेम्स टोड है वो इन्हें शक और सीतियन जाति के मान लेते हैं। तो ये थे दोस्तों शक और सीतियन के रीति रिवाज थे जो कि जिसके आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने माना। अगला देखिएगा, वी ए स्मिथ महोदय। राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई। स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि राजपूत व्यक्ति जो थे ना, स्मिथ महोदय ने राजपूतों को, किसको साहब जी? राजपूतों को हुणों की संतान, किसकी संतान माना? हुणों की संतान माना है। इंपोर्टेंट लगा लो क्वेश्चन, भविष्य में आप लोगों से एक बार फिर पूछा जाएगा कि राजपूत व्यक्तियों को हुणों की संतान किसने माना? साहब माना वी.ए. स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? वी.ए. स्मिथ महोदय के द्वारा। शक और सीतियन जाति के वंशज किसने माना? वो माना कर्नल जेम्स टोड ने। और दोस्तों कहा जाता है कि जो तो वी.ए. जो स्मिथ महोदय थे, इन्होंने राजपूत जाति को 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुआ ये भी माना है। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, लगाइएगा, इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा विदेशी मत का खंडन। अब विदेशी मत का खंडन कैसे होता है? क्योंकि विदेशी मत किसने दिया? एक तो दिया था वी.ए. स्मिथ मोदी के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड भी जो विदेशी मत है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वयं की मान्यता, राजपूतों ने खुद को कभी भी विदेशी नहीं कहा है। राजपूत जो व्यक्ति थे उन्होंने स्वयं को कभी भी विदेशी नहीं कहा है। वे अपने को सूर्य और चंद्रमा से वंशज का बताते हैं। प्राचीनता क्या है कि जिन रीति रिवाजों में अशुभ पूजा, सूर्य पूजा की बात टोड करते हैं, वे शक और कुषाणों के आने से बहुत पहले यानी कि वैदिक काल से भारत में प्रचलित हो रही थी। ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा की कि जो जीएच ओझा थे, सीवी वेद है, वो भी तो इस चीज को स्वीकार करते हैं ना कि जो राजपूत व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं भारतीय आर्यों की संतान रहे होंगे। भारतीय आर्य भी जो तो क्या करते थे? अस्त्रों की पूजा करते थे, यज्ञ और बलि में विश्वास करते थे। ठीक है, और घोड़े भी रखते थे। ठीक है, तो ये वैदिक आर्यों के लक्ष्य से आ रही है, तो शक और कुषाणों की तो हो ही नहीं सकती। चले, महाकाव्य काल के साक्ष्य।
रामायण और महाभारत के काल से भी अश्वमेध यज्ञ होता था। आप लोगों को पता है भगवान जो श्री राम थे उन्होंने भी तो एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा था, बाद में लव और कुश से जंगल में जाते उसको पकड़ लेते हैं, यार ये तो घोड़ो है घोड़ो, कहीं पकड़ ले, पर बोलो राम जी को बुलाओ, उसमें चेतावनी लिखी हुई है, हम तो युद्ध करेंगे। भाई क्या करेंगे? युद्ध। तो अश्वमेध यज्ञ तो उन्होंने भी किया था। एक अश्वमेध यज्ञ उसमें आपको पता है पांडवों के द्वारा भी किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सर्वमान्य मत क्या कहता है? अधिकांश राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं। सबसे अधिक जो मत है ना वो इसी चीज को स्वीकार करता है कि जो राजपूत व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं भारतीय आर्यों की वंशज स्वीकार किए गए, जिनमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, जिनमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। अरे कहा जाता है कि आज भी जब सिकंदर आया था ना, तो सिकंदर के जो सेनापति थे ना, मतलब सैनिक जो थे ना, उनकी कई जो पीढ़ियां है ना वो आज भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में निवास करती हैं। कहा जाता है कि पूरे विश्व की जो महिलाएं होती है ना वो आज भी वहां पर प्रजनन के लिए उनको उनका इस्तेमाल करती है, उन पुरुषों का, कि ये किसकी संतान है? सिकंदर के सैनिक है। सिकंदर के सैनिक जिन्होंने जो पूरी दुनिया को विजित करने का लक्ष्य रखा था, तो वो मानते हैं भाई तो विदेशी रक्त भी हमें सम्मिलित होगा दोस्तों। अगला देखें दोस्तों, समाहितीकरणी, जो विदेशी जातियां भारत में स्थायी रूप से बसी उन्हें भारतीय संस्कृति अपना ली और हिंदू समाज में समाहित हो गई। देखिए विदेशी जातियां जो भारत में स्थायी रूप से बसी, मैंने 3 जातियां आप लोगों से चर्चा की। कितनी जातियां? 3 जातियां मैंने आप लोगों से चर्चा की जो कि सिकंदर के आक्रमण के कारण राजस्थान में आकर बसी थी। मैंने अर्जुनाइन जाति की आप लोगों से चर्चा की, अर्जुनाइन की चर्चा की, मैंने मालव जाति की आप लोगों से चर्चा की, और मैंने कहीं ना कहीं योद्धे जो जाति थी इसकी मैंने आप लोगों से चर्चा की। अब जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो कथन आता है वो डॉक्टर कानूनगा का इस कथन को देखेगा। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन उन्होंने इतिहास में महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को जीवित रखा, इसी वजह से वो राजपूत कहलाए। डॉक्टर कानूनगा का जो ये कथन आता है ना, इसे इंपोर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा डॉक्टर कानूनगा का, कि चाहे राजपूत चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे वो चंद्रवंशी हो, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से वो उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उन्होंने महाकाव्य काल में क्षत्रियों की परंपरा को रखा, बनाए रखा, इस वजह से वो राजपूत थे। इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगला दोस्तों हमारी चीज आती है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिनमें जो सबसे प्रमुख आता है गोहिल वंश। अब इस गोहिल वंश के ऊपर हम एक अगला वीडियो लेकर आएंगे जो कि 5वां नंबर का दोस्तों जो वीडियो रहने वाला है, जिसमें लगभग हम दोस्तों महाराणा कुंभा तक के दोस्तों जो शासक है उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये दोस्तों इस अगले वाले वीडियो को जरूर देखें। आपने जो इससे पहले वाले जो 3 वीडियो थे उनको दोस्तों एक इतना अच्छा मोटिवेट करने के लिए दोस्तों दिया। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।